बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। पंजाब और KPK के सूबाई इलेक्शंस पर आइनी बहरान पैदा होने का ख़दशा है, क्योंकि जो इदारा शुमारियात ने आज एक अहम ब्रीफिंग दी है सहाफ़ियों को, उसमें उन्होंने नई मरदमशुमारी की सूरत में क्या सूरत हाल बनेगी सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों की, उस बारे में अपडेट्स दी हैं। और अगर पुरानी मरदमशुमारी पर बात होती है तो क्या सूरत होगी, ये एक दिलचस्प नुक्ता है जिसके बारे में हम माजी के प्रोग्रामों में भी इशारतन इंदिया दे चुके हैं, जो अब ज़ेर बहस और मौजू बहस बन चुका है। इसके अलावा सरकारी वज़रा के बयानात हम देखें या फिर गवर्नर KPK या गवर्नर पंजाब का बयान देखें तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अलहदा इंतखाबात का मुतहम्मिल मुल्क नहीं हो सकता, एक ही साथ इंतखाबात होने चाहिए। तो सरकार बज़ाहिर लगती है कि इंतखाबात को जो सूबाई असम्बलीज़ के उन्हें इल्तवा का शिकार करना चाहती है, लेकिन तहरीक इंसाफ जा चुकी, लाहौर हाई कोर्ट भी, पेशावर हाई कोर्ट भी, आज पेशावर हाई कोर्ट में नोटिस फ़रीक़ैन को जारी किए गए हैं। तो ये सूरत क्या होगी, आइनी पोजीशन क्या है, इस पर बात होगी। और फिर जेल भरो तहरीक की बात हमने कल तफसील से की प्रोग्राम में। आज इमरान खान साहब मिले हैं गैर मुल्की सहाफ़ियों को। वो ये कहते हैं कि 2-4 हफ़्ते लग जाएंगे सेहत याबी को, 2 हफ़्ते का उन्होंने एग्जैक्ट लफ्ज़ यूज़ किया। और उसके बाद जेल भरो तहरीक का आगाज़ करूँगा, ख़ुद लीड करूँगा और सबसे पहले ख़ुद गिरफ़्तारी दूँगा। ये बड़ा अहम उन्होंने आज ऐलान किया है। फिर कौमी असम्बली में हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजते हैं, लेजिस्लेटर्स के तौर पर कानून साजी करेंगे, लेकिन उनकी कानून साज़ों की जो संजीदगी है कौमी असम्बली के इजलास के हंगाम, वो बड़ी काबिल अफसोस है। पिलडैट ने एक रिपोर्ट जारी की है, जो 45वां कौमी असम्बली का इजलास था जो अक्टूबर में हुआ, बड़े होशरुबा हक़ाइक़ सामने आए हैं, तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तुर्की और शाम में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला, ऐसी फुटेजेस आप देख रहे हैं, बच्चे मासूम दबे हुए मलबे तले, और मुअज्ज़ाती तौर पर कुछ अफराद को बचाया जा रहा है। अब तक शामी साहब 5000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए हैं दोनों ममालिक में। 10 बड़े शहर हैं तुर्की के जुनूब में जो आते हैं जहाँ पर यह ज़लज़ला पेश आया, उनमें तुर्क सदर ने 3 माह के लिए एमरजेंसी का ऐलान कर दिया। यही नहीं बल्कि आज मैं देख रहा था मुख्तलिफ जो डिटेल्स आ रही थी, इंटरनेशनल मीडिया भी और तुर्की का मीडिया भी जो पेश कर है, 285 आफ्टर शॉक्स आए हैं। 7.8 के मैग्नीट्यूड के बाद से लेकर अब तक 285 आफ्टर शॉक्स आए हैं और 5000 इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। बड़ी खौफनाक सूरत हाल थी, कल तक तो अंदाज़ा नहीं था। इतनी बड़ी तबाही, इतनी बड़ी तबाही मेरे ख्याल बहुत अरसे के बाद देखने में आई। ये जो इस खित्ते की तारीख़ है तुर्की और शाम की, उसमें 100 बरसों में इतनी बड़ी तबाही नहीं आई। हालांकि ज़लज़ले आते रहते हैं, 99 में भी बड़ा खौफनाक वहाँ ज़लज़ला आया था। हालांकि तुर्की जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है सर, ज़लज़ले के आगे तो तरक्की भी बेबस है। इमारतें, उनकी तामीर, उनके नक्शे, उनके शहरों की प्लानिंग बड़ी जदीद तरीन खतूत पर है। लेकिन ये जो आसमानी आफत है, इसके सामने कौन ठहर सकता है। बिल्कुल, आप वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं सर, इज़हार यकजहती के लिए काबीना ने भी 1 माह की तनख्वाह और अफसरान ने भी इस मद में एक अकाउंट भी बना दिया गया है, कायम किया है। जी, फ़ंड भी वज़ीर-ए-आज़म जो जा रहे हैं ना, उस पर साथ आज सोशल मीडिया पर भी और कई दानिशवरों ने भी तनकीद की है कि वो तो पहले ही तुर्क सदर हों, तुर्क हुकूमत हो या तुर्क कौम हो, वो तो एक कैफियत में है, सदमे में है। और कैसे आपका इस्तकबाल करेंगे, आप इज़हार यकजहती के लिए आप ऐलान जो कर रहे हैं, टीमें भेज रहे हैं, वो मोर देन इनफ है। ऐसे में वहाँ पहुँचने की क्या ज़रूरत थी? आप ये एतराज़ है। कोई शख्स बीमार होता है, आप उसकी मजाज पुरसी करने जाते हैं ना, है? क्या मजाज पुरसी से वो सेहतमंद हो जाता है? उसको दिलासा देते हैं ना, उसके साथ एक यकजहती का इज़हार करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं। बात भी काबिल गौर है जो आप फरमा रहे हैं। जब कोई इंतकाल कर जाता है तो उसको जनाजा पढ़ने जाते हैं ना, क्या वो जिंदा हो जाता है? उससे जख्मों, उसके जो सदमा है उस पर आप एक साथ खड़े होते हैं ना, लवाकीन के, उनको हौसला देते हैं ना। ये हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 3 हकूक हैं जी। बीमार हो तो इयादत के लिए जाए, इंतकाल कर जाए तो जनाजा पढ़े, और अगर दावत दे खाने की तो उसे कबूल कर ले। ये बात दुरुस्त है। तो इसलिए वहां जाना, तुर्की के सदर से मिलना, अवाम को ये मैसेज देना, हम आपके साथ हैं, ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। ये पुरसा देने जा रहे हैं और तुर्की हमारे साथ खड़ा रहा है हर मुश्किल अभी सैलाब में भी, उससे पहले। और हम अपनी मुश्किलात में हैं, हमारी मुआशी मुश्किलात है, हमारे यहाँ सैलाब ज़दगान मौजूद हैं, हमारी अपनी मजबूरियां हैं,
लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। हम अपनी गुर्बत बांट लेंगे उनके साथ, हम अपनी खुश्क रोटी बांट लेंगे उनके साथ। चले, आपने जो एतराज़ हो रहा था उसका बड़ा मुदल्लल जवाब आपने। देखें, आपको देखा वो आप वाक़या सुना, जंग यरमुक का वाक़या है। एक जख्मी था सिपाही मुसलमान, उसने कहा पानी, तो पानी लेके जब उसकी तरफ आए तो दूसरे ने आवाज दी पानी, पानी के लिए, बिल्कुल। उसने कहा उसको पिलाओ। फिर तीसरे ने कहा पानी, उनका पहले उसको पिलाओ। फिर चौथे ने कहा पानी, पहले उसको पिलाओ। ये है जज्बा मुसलमानों का, ये है उनकी किस कदर हमदर्द। क्या इकबाल ने कहा है, मुब्तलाए दर्द हो कोई उज़्व रोती है आंख, और किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। नहीं, आपने तो बड़ा मुदल्लल जवाब दे दिया। ये तो आंख है, इस पे तो एतराज फिर आपने यकसर मुस्तरद कर दिया। तो इसका मतलब तो ये है जब इंतकाल कर जाए कोई, अब अजीज हम जनाजा पढ़ने जाते हैं, कराची से लाहौर जाते हैं, नहीं बिल्कुल जाते हैं, लेकिन बीमार की मिजाज पुरसी के लिए फौज जफर मौसू लेके नहीं जाई जाती ना, अहले खाना भी तंग होते हैं। अजीज इंतकाल करते हैं, अस्पताल में जाएं, वहाँ अस्पताल इंतजामी मना करती है। ये तो तुर्की का मामला है ना। अजीज इंतकाल करते हैं, लंदन से लोग आते हैं, मैयत पर इंतजार होता है, अमेरिका से आते हैं, वहां बैठे भी बातें पढ़ते हैं। चलिए, अब चूंकि वो जा रहे हैं तुर्किया, हमारे यहाँ भी तो एक बुरानी कुछ सूरत हाल थी ना, सानिया पेशावर के बाद एपीसी थी 7 तारीख को, फिर पता चला ये 9 को होगी, अब 9 को भी नहीं होगी, अब वो मुलतवी हो गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा, बाद में ऐलान करें। इमरान खान साहब को चिट्ठी लिखें ताकि वो भी आए, उसके अंदर सारे इकट्ठे मिलकर बैठे, 2 दिन के बाद कर लें, 4 दिन के बाद कर लें, कोशिश करें सब लोग इकट्ठे हों। चलिए, मैं एक नाज़रीन प्रोग्राम ब्रेक ले रहा हूँ, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर सियासी मौज़ूआत की जानिब जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको तुर्की लिए चलते हैं बराह रास्त, जहाँ हमें सीनियर सहाफ़ी, पाकिस्तानी सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी जनाब मुबशर ज़ैदी साहब ने ज्वाइन किया। आजकल TRT जो तुर्की का इदारा है उनके साथ वाबस्ता हैं। आंखों देखा हाल उन्होंने क्या देखा है। 22,000 अफराद सिर्फ तुर्की में ज़ख्मी हैं, और अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है शामी साहब, उसमें 8,000 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया विद इन नो टाइम। तो ज़ैदी साहब के पास चलते हैं। क़यामत बर्पा हुई, क़यामत बर्पा। हम तो यानी लफ्ज़ तो बोलते वहाँ बर्पा हो चुकी, और जिन्होंने देखा आंखों से उनसे सुन लेते हैं। ज़ैदी साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं और इजहार यकजहती भी हम कर रहे हैं, लेकिन सिंस यू आर देयर, आपने आंखों से क्या देखा है? देखिए जामी और शामी साहब, जो स्केल है तबाही का वो अभी भी इतना बड़ा है कि जो कुछ सामने हमें नजर आ रहा है उससे बड़ी ज्यादा तबाही हुई है। आप ये सोच लें कि कम से कम 10 शहर हैं तुर्की के जहां पर 5,000 से जायद जो इमारतें हैं वो मुनहदिम हुई हैं, और हलाकतों की तादाद अभी जो बताई जा रही है उससे कहीं ज्यादा खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जिस लेवल पे ऑपरेशन होना है वो शुरू तो हो गया है, मगर मौसम इतना ख़राब है कि बर्फ़बारी और तेज़ हवाएं और आफ्टर शॉक्स ये सब मिलकर उस चैलेंज को और ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। और जो रेस्क्यू के इदारे हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है, जो एक अमूमी तासुर भी होता है, कि पहले 48 घंटे जो हैं वो बहुत अहम होते हैं जान बचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। अब यहाँ क्योंकि पूरी इमारतें ज़मीन बोस हुई हैं, बहुत से लोगों को निकाला गया है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी अंदर दबे हुए हैं, जिनके लिए जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रैंटिक एफर्ट्स हो रही हैं कि किसी तरीके से उनको बाहर निकाला जाए। मौसम उसमें बहुत ज़्यादा एक रुकावट बना हुआ है, और अगले 3-4 दिन तक जो मौसम है वो बहुत ख़राब है। तो जो स्केल है तबाही का वो बहुत बड़ा है। अल्लाह से हमारी भी दुआ है कि जितने लोग वहाँ अभी भी ट्रैप्ड हैं, अल्लाह करे वो जिंदा निकल आएँ, जितने ज़ख्मी हैं वो ठीक हो जाएं। मगर तुर्की इस सारी सूरत हाल को ज़ाहिर है अकेले नहीं डील कर सकता, और अब यूरोपियन यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, दूसरे ममालिक, और वहाँ से इमदादी न सिर्फ सामान आ रहा है बल्कि वहाँ से जो मशीनरी है वो भी पहुंचाई जा रही है। जो रास्ते हैं वो भी खासे तवील हैं, और फ़ज़ाई राब्ता जो है
वो भी बहुत लिमिटेड महदूद है मौसम की खराबी की वजह से, जिसकी वजह से तकरीबन आप समझिए कि 14-14 घंटे इस्तांबुल से लगते हैं उन जगह तक पहुंचने के लिए। कल से लोग जा रहे हैं, जब से ज़लज़ला आया है, बहुत से लोग पहुंचे हैं, बहुत से लोग पहुंच रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह से फ़ाल है, तो शायद अभी उसमें बहुत वक़्त लगेगा। और जैसे कहा जाता है इट्स रेस अगेंस्ट टाइम, रेस कि अगेंस्ट जैसे टाइम, बिल्कुल। पहले कहा कि 48 घंटे जो हैं वो किसी भी ऐसे ऑपरेशन के लिए बहुत क्रूशल होते हैं। तो दुआ ज़रूर है, और जो स्केल है तबाही का वो बहुत बड़ा है। खुद जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोआन, उन्होंने भी कहा है कि 1939 के बाद ये सबसे खौफनाक ज़लज़ला आया है तुर्की में। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 1999 में भी एक ज़लज़ला जी। आया था इज़मित के अंदर, जिसमें 17,000 लोग जहाँ बहक हुए थे। तो आप सोचिए कि उससे भी बड़ा इस ज़लज़ले को करार दिया जा रहा है। अब आज जो है वो 90 दिन के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लगाई गई है 10 शहरों के अंदर। तो उससे आपको ना सिर्फ स्केल का, इमरजेंसी का अंदाज़ा भी हो जाएगा। गाजी साहब ये बताइए कि हाँ। शाम से क्या खबर है, शाम में इसकी शिद्दत कितनी है? जी, वहाँ पर देखें ज़्यादा तबाही हुई है तुर्की की तरफ। जो शाम की साइड है वहाँ पर भी तबाही हुई है, मगर वो थोड़ी महदूद है। वहाँ मसला सिर्फ़ ये है कि सैंक्शंस की वजह से और दूसरी रुकावटों की वजह से वहाँ इमदाद जो पहुँचना है, वो वो भी मुश्किल है। मुश्किल इधर भी है, मुश्किल उधर भी है, मगर तबाही जो ज़्यादा स्केल है, वो तुर्की में हुआ है। तो ये जो शहर मुतअस्सर हुए हैं, क्या ये एक ही उसमें थे, एक ही कतार में थे, यानी करीब करीब थे? बता रहे हैं जुनूब की तरफ जितने शहर हैं ना, सर्द इलाके जो इस वक्त, वो बशर साहब वाजे करें। जी, बिल्कुल। ये जो ईस्ट एनातोलियन बेल्ट है, फ़ॉल्ट लाइन जिसे कहा जाता है, उसके ऊपर ही ये सारे वाक़े हैं। और उसके आपको पता है कि कल फिर एक दूसरा ज़लज़ला भी आया हम्म। दोपहर के बाद, वहाँ दियारबाकिर में, वहाँ पर भी ख़ासी तबाही हुई है। तो इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो इतनी इमरजेंसी में है वहाँ पर। और ये सारे शहर जो हैं तकरीबन, जिन्हें यहाँ सूबे कहा जाता है, 10 शहर, तो उन वो तकरीबन एक ही पट्टी पर वाक़ई हैं। और वहाँ तक पहुँचना, जैसे मैंने कहा, क्योंकि दारुल हुकूमत इस्तांबुल से वो कम से कम 14 घंटे की ड्राइव है। और बाई एयर जो है फ़िलहाल बहुत महदूद ऑपरेशन है मौसम की वजह से। तो तो तुर्की को इस इसलिए वक्त फौरी तौर पर किस चीज़ की ज़रूरत है, जो उसने अपील भी की है अपने दोस्त ममालिक से, और किस चीज़ की फौरी ज़रूरत है? क्या रेस्क्यू जो टीमें हैं उनकी ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, क्या यानी बुनियादी इब्तदाई ज़रूरत किसकी है? जी, शामी साहब, सबसे पहले तो देखें सर्वाइवर्स हैं, उनको जो हज़ारों लाखों की तादाद में इस वक़्त सर्वाइवर्स हैं, उनको स्कूल, कॉलेजेस, डॉर्म्स वहाँ ठहराया तो गया है, लेकिन ज़ाहिर है मौसम की शिद्दत ऐसी है कि उन्हें कंबल भी चाहिए, उन्हें उन्हें गर्म कपड़े भी चाहिए। तमाम लोग जो हैं अपने घरों से, लाखों लोग इस वक़्त बाहर हैं और मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है एक महदूद पैमाने पर ही लोगों को जो है वो प्रॉपर शेल्टर जो है वो मुहैया किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो कंबल हैं, अद्वियात हैं, क्योंकि आपको कम से कम शाम की हद तक तो पता है कि वहाँ हॉस्पिटल जो हैं वो ओवरबर्डन हैं। यही हाल तुर्की के अंदर भी है, जहाँ 10,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो उन सब की ट्रीटमेंट, अद्वियात की ज़रूरत है, वहाँ कंबल की ज़रूरत है। और सबसे बढ़ के मशीनरी जो है, जो कि यूरोपियन यूनियन ने अब शुरू किया है, रेड क्रॉस वाले भी आज पहुँचे हैं। आप सोचिए कि मतलब जो इदारे भी हैं रेस्क्यू के, उनको भी बहुत दिक्कत हुई वहाँ तक पहुँचने के अंदर। तो मल्टी प्रोंग नीड है, मशीनरी भी चाहिए है, साथ ही साथ जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए आरज़ी शेल्टर्स चाहिए हैं, उनके लिए गर्म कपड़े चाहिए हैं, उनके लिए अद्वियात चाहिए, खाना आपको वो उन्हें चाहिए है, उनको ज़ाहिर है सर्वाइवर्स को रखना है वहाँ पर। और अभी नहीं पता कि ये जो फ़िलहाल रेस्क्यू एफर्ट है, वो कम से कम ज़ाहिर है इस हफ़्ते के आखिर तक तो चलेगी, उसके बाद सही। रिहैबिलिटेशन। तो इस सारे पूरे 1 हफ़्ते के दौरान जो है बहुत सी ज़रूरियात हैं उनको
जो कि जाहिर है हमें अपने घरों में मैसर Obviously, होती हैं, वो घरों obviously. से बाहर हैं, बिल्कुल ये मौसम की शिद्दत से इंतहाई मौसम के रहबर पर हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मुबशर ज़ैदी साहब। शामी साहब ये देखें ना, वो 10 सूबों में, ये शहर भी उन्हें कहते हैं, वहाँ पे अगर 90 रोज़ के लिए इमरजेंसी है, फिर सर्दी का जिक्र कर रहे हैं, तो अब मजमूई तौर पर जो तुर्की के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये 13 मिलियन अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। यानी ज़ख्मी तो हुए हैं 22,000 से ज़ायद, लेकिन मजमूई तौर पर 13 मिलियन अफराद हैं जो इस ज़लज़ले की वजह से उस पट्टी में मुतासिर हुए हैं, जिनकी ज़िंदगी कोई चारा नहीं, हाँ दुआ के सिवा। जी, दुआ के सवाब। और ये जो इकबाल का शेर है ना, उस तुर्की के हवाले से है, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। सही। अल्लाह ताला उनके हौसले बुलंद आमीन। रखे, ताबीर नौ का जज्बा उनका सलामत रखे। हम उनके साथ खड़े हैं, हम अपनी सूखी रोटी बांटेंगे, जो कुछ हमारे पास है हम अपने तुर्क भाइयों को पेश कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जेल भरो तहरीक की हमने बात करनी, जहाँ खान साहब ने ऐलान किया कि वो खुद गिरफ्तारी देंगे और 2 हफ्ते बाद सेहतियाबी के बाद वो लीड करेंगे बाकायदा इस तहरीक को, और साथ जो एक बहरान पैदा होने का ख़दशा है, सूबों में इंतखाबात के अल्तवा का ख़दशा है, क्योंकि गवर्नर्स भी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़रा भी कुछ ऐसे ही बयान दे रहे हैं। इन दोनों सूरत हाल पर बात करेंगे। जनाब शाहिद हामिद साहब से, साबिक़ गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अब सूरत हाल ये है कि पंजाब और KP के सूबाई इलेक्शंस हैं, खान साहब की जेल भरो तहरीक है, और शाहिद हामिद साहब को हमने ज़हमत दे रखी है, साबिक़ गवर्नर हैं पंजाब में। और बात ये करनी है आपसे कि 2 सूबों में फौरी इलेक्शन की तारीख अगर आई तो 2017 की मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर इलेक्शन होंगे। बसूरत दीगर फिर नई मरदमशुमारी, पहले के मुताबिक हुए तो मसला, दूसरी के मुताबिक हुए तो सूबाई असम्बलियों के हल्के और कौमी असम्बली के हल्कों में मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसलिए इदारा शुमारियात ने आज एक ब्रीफिंग भी दी थी, उसकी डिटेल भी सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये देखिए कि गवर्नर KP के इस सिलसिले में क्या फरमा रहे हैं। लेकिन साद रफ़ीक साहब ने कैसे इस इशू को एड्रेस किया है, शायद आमिर साहब आप भी सुन लीजिएगा। और आपको कल याद होगा आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह चुके हैं कि 90 रोज़ के बाद अगर इंतखाबात हुए तो उसके लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं होगी, जवाब फराहम करना होगा। जो गवर्नर गुलाम अली साहब है ना, हाँ जी, उनकी गुफ्तगू आपने देखी, उन्होंने बड़ी ढंग की गुफ्तगू की है। अच्छा, कि सियासी जमातें मिलकर बैठे, वो तो आप कह के थक गए हैं, और एक दिन इंतखाबात कराएं। अब ये सियासी जमातें गौर करें कि 200 अरब रुपए आप, यानी ऐसा है जैसे चुटकियों में उड़ाना क्यों चाहते हैं, इत्तफाक कर लें, एक ही दिन इंतखाबात हो जाए, इसमें मज़ाक़ा क्या है। लेकिन बहरहाल खान साहब ये कहते हैं और PTI ये कहती है कि उन्हें लगता है एक तो धांधली का प्लान है इंतखाबात में, और दूसरा वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट दानिस्ता इल्तवा चाह रही है और 90 रोज़ के बाद अगर सूरत बनी तो ये आइन शिकनी के मुतरादिफ होगी। मजीद बात शायद आमिर साहब से कर लेते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो जनाब मुबारकबाद ये कबूल फरमाएं कि हमारी भतीजी और पाकिस्तान की मुमताज़ कानूनदान आसमा हामिद साहबा ने वो सुपर टैक्स के ख़िलाफ़ जो स्टे था कोर्ट का, वो खारिज करा दिया है, और ये जो हमारे IMF से मुज़ाकरात हैं उनकी कामयाबी में ये भी एक बात किरदार अदा करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अब अभी उम्मीद है कि वो भी ये सुन रही है। और अभी तो लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पर स्टे दे दिया है, और ये कहा है कि 500 से कम यूनिट वालों को सब्सिडाइज करें, सब्सिडी दी जाए। तो अब IMF के मुज़ाकरात जारी हैं, वहाँ एक एक पैसे का हिसाब हो रहा है, अदालतों से ये अहकामात आ रहे हैं। नहीं, बल्कि ग्रेड 17 से ऊपर वालों के एहसास ज़ाहिर करने की शर्त भी रखी जा रही है। अब ये है कि आसमा कोई हिम्मत करनी पड़ेगी या कोई और करेगा। ये तो सरकार पर है कि किसको वो मुकर्रर करते हैं अपील करने के लिए। तो अब ये बताइए कि जो जेल भरो तहरीक नहीं है, सर पहले ये इलेक्शन मैंने शुरू कर रखे है ना, जेल पे आते हैं जरा। इलेक्शन जो है, आपकी राय क्या है, यानी ये मौखर हो सकते हैं और इसमें कोई दस्तूर रुकावट नहीं डालता? शामी साहब, जो कानून का तो तकाजा यही है कि 90 दिन के अंदर हो। अलबत्ता अगर 90 दिन के बाद भी हो जाते हैं तो वो गैर आईनी नहीं होते। आइन में एक आर्टिकल है 254, ठीक है जी, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर वक्त मुकर्रर है किसी काम को करने के लिए और उस
दौरान वो काम नहीं होता तो वो गैर आईनी नहीं हो जाता। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि ये किसने फैसला करना है? फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। वो उन्होंने इलेक्शन प्रोग्राम देना है। इलेक्शन प्रोग्राम ऐसा देना है कि 90 दिन में इंतखाब हो जाएं, और उस दौरान अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान से या किसी और ममालिक से जंग छिड़ जाती है, या जो अंदरून मुल्क हालात हैं वो इतने पेचीदा हो जाते हैं दहशत गर्दी की वजह से कि इलेक्शंस नहीं हो सकते, और तो या नामुमकिन हो जाते हैं, तो उस सूरत हाल में इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, उसकी शिक अगर आप देखें 58 शिक है कि वो नया इलेक्शन प्रोग्राम दे सकते हैं। ऐसा हुआ माजी में जब मोहतरमा बेनज़ीर का कत्ल हो गया था। जब उनका कत्ल हो गया था तो वो एक तरह की खाना जंगी की हालात पैदा हो रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाब हैं उनको मुलतवी कर दिया, और वो जब मुलतवी कर दिया किसी ने एतराज़ भी नहीं किया, और चंद हफ्ते के बाद फिर इलेक्शंस हो गए। तो गुंजाइश तो है, लेकिन शाह साहब वो तो बड़ी एक और तरह की सूरत हाल थी ना, उस पे तो किसी ने शाह साहब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। वो तो बड़ी एक नॉर्मल सूरत हाल थी। अब तो एतराज की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, अदालतों में मामले को ले जाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और पीटीआई बरमला कह रही है कि 90 रोज से ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये आइन शिकनी के मुतरादिफ होगा, क्योंकि ऐसे हालात नहीं है। वो अलग बात है, वो तो फिर देखिए ना, इलेक्शन कमीशन ने अगर अपना इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार नहीं है मुलतवी करने का, अगर किसी को इख्तियार है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। और इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही नहीं कि अपनी एक ऑर्डर जारी करना, जरूरी है जो सेक्शन 58 है वो कहता है कि उन्होंने एक तहरीरी फैसला करना है जिसमें उन्होंने ठोस वजूहात देनी है, और जाहिर है जो भी उनका ऑर्डर होगा वो पीटीआई या कोई और जमात कोर्ट्स में ले जाएगी, हाई कोर्ट में या। तो क्या इलेक्शन कमीशन भी डिपेंडेंट है गवर्नर्स की रिपोर्ट के ऊपर, या सूबाई जो रिपोर्ट्स आएंगी सूबों की निगरान सरकार की जानिब से, जैसे केपीके के हवाले से ब्रीफिंग आज इलेक्शन कमीशन में हुई ना जी, चीफ सेक्रेटरी भी थे, आईजी भी थे, 57,000 एहलकारों की कमी का वहाँ पे नुक्ता भी उठाया गया। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिए जब पीटीआई गई वहाँ पर, ईसीपी को भी और गवर्नर के नुमाइंदे को भी। तो वो इलेक्शन कमीशन किन बुनियादों पर किन चीज़ों को ज़ेर गौर ला कर फैसला कर सकता है, उसमें कितनी मरहून मिन्नत होगा वो गवर्नर या निगरान हुकूमत की रिपोर्ट पर? देखिए, अभी तो इलेक्शन की जो तारीख है वो 90 दिन, अभी कोई 2.5 महीने अभी तक रहते हैं, या 2 महीने और कुछ दिन रहते हैं। तो उन्होंने एक इलेक्शन प्रोग्राम जारी करना है, उसका ऐलान करना है, और ऐसे हालात अगले महीने भी पैदा हो सकते हैं, 2 महीने बाद भी पैदा हो सकते हैं, मगर मौजूदा वक्त में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे हालात हैं। शाहिद साहब ये बताएं, जो मर्दमशुमारी, नई मर्दमशुमारी का नुक्ता उठाया जा रहा है, ये किस हद तक वैलिड है, और क्या नई मर्दमशुमारी जो सीसीआई का फैसला है लाजमी तकाजा है कि उसके मुताबिक हो? जी, ये लाजमी है जी। अगर तो ये ऐसा नुक्ता नहीं है जिस पर वो इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना कराएं। ठीक, अच्छा, उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, वो मतलब कि पहले से हल्का बंदी हो चुकी है, वोटर्स इलेक्टरल रोल्स तैयार हैं। इस तरह का अगर उन्होंने कोई काम करना है तो वेल चले, वो मतलब कि मैं ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कमीशन ये मामला ना कंसिडर करे। और लेकिन शाह साहब अगर ये नई, मेरी अपनी राय में ये दिस वुड नॉट बी अ वैलिड पॉइंट। ठीक, वाज़ेह दोबारा कर देना कि अगर नई मर्दमशुमारी, जो कि खान साहब के दौर में डिजिटल मर्दमशुमारी कराने का सीसीआई ने फैसला किया था कि उसके बाद आम इंतखाबात होंगे, तो अगर तो उसकी मंजूरी दे देती है सीसीआई कि हाँ जी नई मर्दमशुमारी, डिजिटल मर्दमशुमारी कराएं, और उसका ऐलान अमली तौर पर हो जाता है, तो फिर
انتخاب کس صورت کس مردم شماری پہ ہوگا؟ نئی کے نتائج کے بعد یا پرانی 2017 والی پر؟ پھر تو میرے خیال میں ایک سال تو گزر جائے گا اور الیکشن نہیں ہوں گے اکتوبر نومبر میں، جو بھی نہیں ہوں گے پھر تو اگلے سال ہی الیکشنز ہوں گے اگر مردم شماری کا انتظار۔ اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں جیل بھرو تحریک ہے، جیل بھرو تحریک جو ہے، اس کے لیے پھر قانون شکنی بھی کرنی پڑے گی ہمارے عمران خان صاحب کو اور ان کے حامیوں کو اور ان کے کارکنوں کو؟ شامی صاحب، جو جیل بھرو تاریخ ہے اس میں دیکھیے کہ کوئی یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بھی جیل جانا چاہتا ہے تو یہ نہیں کہ کوئی معمولی سا جرم ہو، ٹریفک وائولیشن ہو یا کسی پولیس مین کو تھپڑ مار دے، اس طرح کی کوئی بات کرے اور وہ جیل چلا جائے۔ جیل جانے کے لیے اگر کوئی تلے ہوئے ہیں کہ جی جیل جانا ہے تو ان کو جو بھی ہیں اس طرح کے ان کے حامی، ان کو کوئی کوگنیزبل نان بیلیبل جرم کرنا پڑے گا، یعنی قابل اور دستردادی پولیس جس پر پھر پولیس ضمانت نہ ہو سکے، ان کو گرفتار کر لیں اور ان کی ضمانت نہ ہو سکے اور جو میجسٹریٹ ہے وہ آرڈر کرے کہ جی ان کو جیل بھیج دیں۔ وہ جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک پہلو میرے خیال میں جو بھی ایسے بندے ہیں جو تلے ہوئے ہیں اس بات پر، ان کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے۔ وہ کیا؟ کہ آج کل اگر آپ نے ملک سے باہر جانا ہے کام کے لیے یا ویزا آپ نے لینا ہے سیر کرنے کے لیے، تو وہ اگر آپ کا جیل کا اریسٹ کا ریکارڈ ہے، کرمنل ریکارڈ ہے، تو آپ کے لیے ویزا بہت مشکل پڑتا ہے۔ شاہد حامد صاحب، آپ نے تو ساری جیل بھرو تحریک کی وہ بیڑا غرق کر دیا یہ نقطہ اٹھا کے، کیونکہ یہ نوجوان جو ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں، جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جناب ایف آئی آر اگر ہوئی ہوگی آپ اندر ہوں گے جیل بھرو تحریک میں، تو ویزا آپ دیکھ لیں جو اپلیکیشن فارمز ہیں ویزا کے لیے، وہاں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ کا کوئی آپ کے خلاف کبھی آپ گرفتار تو نہیں ہوئے، کیا کسی افینس پہ گرفتار نہیں ہوئے۔ یہ مطلب کہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج کل اگر آپ نے بینک اکاؤنٹ بھی کھولنے ہیں نا، یا بینک اکاؤنٹ پہلے بھی ہے آپ کا اور اس کو آپریٹ کرنا ہے، تو وہاں بھی مشکل پیدا ہو سکتی ہے، لازمی نہیں مگر مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کوئی فورتھ شیڈیولر تو نہیں ہے یا کوئی ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے ساتھ تو نہیں آپ کا کوئی تعلق۔ یعنی ایسی بات نہیں ہے، مختصر یہ کہ ایسی بات نہیں ہے کہ خان صاحب باہر تشریف لے جائیں، لوگ بھی ان کے پیچھے اور کہیں جی جیل کھول دیں، وہ کہیں جی جیل کھول دیں سینٹرل جیل، ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے شامی صاحب۔ ایک وقت تھا مارشل لاء کے دوران جب میرے والد صاحب بھی گرفتار ہو گئے تھے ایسی تاریخ میں، تو وہ ایک بندہ بھی آپ کا فیملی میں گرفتار ہو جائے نا تو سارا خاندان پریشان ہو جاتا ہے۔ ویری ٹرو، ویری ٹرو۔ بہت شکریہ جناب شاہد حامد صاحب۔ یہ تو سر آج انہوں نے ایک نئی جہت دے دی ہے کہ گرفتاری دینے والوں کو یاد رہے کہ اگر باہر جانا ہے، ویزا لینا ہے تو بہت بڑی پرابلم ہوگی۔ کرمنل ریکارڈ ہوگا، اگر ہوگا تو پھر بڑا غرق ہو جائے گا، بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھلے گا، بینک اکاؤنٹ میں۔ اب تو یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے، اس کی بنیاد پر ضرورت کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر تو کئی نوجوانوں کے جو ارمان ہیں، خواب ہیں بیرون ملک جانے کے، یورپ جانے کے، امریکہ جانے کے، دبئی جانے کے، کہہ کے تنگ آ گئے ہیں، منت کر کے تنگ آ گئے، یا پھر سیر و سیاحت کے لیے بھی جو جانا چاہتے ہیں، خان صاحب کے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، شہباز شریف صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کو بتاتے ہیں، او بھائیو مل بیٹھو، آپس میں بات کر لو، طے کر لو، جیل بھرنے کی کیا ضرورت ہے، ڈنڈے کھانے کی کیا ضرورت ہے، پتھر مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ چلیے یہ تو ہو گیا ڈسکشن اس موضوع پہ، لیکن جس پہ ہم نے بات کا آغاز کیا تھا سر، جو شاہد حامد صاحب کی رائے بھی آئی، آپ کی بھی، مردم شماری، وہ اس لیے میں بار بار اٹھا رہا ہوں کہ آج ادارہ شماریات نے اس سلسلے میں سابقہ مردم شماری، آنے والی مردم شماری اور اس بیچ جو تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایک بریفنگ دی کچھ صحافیوں کو۔ ان میں موجود تھے جناب محمد عادل صاحب، بھی سینئر صحافی ہیں اسلام آباد سے، روزنامہ دنیا کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ان سے سن لیتے ہیں کہ یہ نقطہ ہے کہ جس بنیاد پہ انہیں بھی تشویش ہوئی ہے اور ادارہ شماریات کو بھی تشویش ہوئی ہے۔ جی ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی ہیں ڈیلی دنیا اسلام آباد کے۔ عادل صاحب، یہ آسان لفظوں میں ناظرین کو سمجھائیں نا کہ ادارہ شماریات، الیکشن کمیشن، سی سی آئی یا مردم شماری، یہ اس میں پیچیدگی کہاں اور کب پیدا ہوگی؟
دیکھیں جامی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سی سی آئی کی جو بات تھی تو عمران خان صاحب کے اپنے دور میں اپروول ہوئی تھی مردم شماری کی. اس میں جو ہے وہ اگر تو فوری الیکشن ہوتے ہیں جیسے پنجاب میں اور کے پی میں، تو اس کے لیے تو پھر 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کے مطابق ہی چونکہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اسی کے مطابق الیکشن ہوں گے. اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں، اب نئی مردم شماری جو ہے اس کا جو پروسیس سٹارٹ ہو رہا ہے 1 مارچ سے، وہ ہونا ہی ہونا ہے، اور 1 مارچ سے اس کا پروسیس شروع ہوگا. 1 اپریل کو اس کا فیلڈ آپریشن مکمل ہو جائے گا، اور جو نئی مردم شماری ہے اس کی جو حتمی رپورٹ ہے وہ 30 اپریل کو تیار ہو کے سی سی آئی کو پیش کر دی جائے گی. یعنی کہ اگر الیکشن پنجاب اور کے پی کے ہوئے فوری تو وہ جو ہے 2017 کی مردم شماری پہ ہوں گے. اور اگر سی سی آئی نے، میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگر سی سی آئی نے 30 اپریل کو جو اس نئی مردم شماری کی منظوری دے دی تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ آنی بحران جو ہے وہ اور سیاسی بحران جو ہے بڑھے گا، کیونکہ پھر نئی مردم شماری کے بعد جو قومی اسمبلی اور جو بلوچستان اور سندھ ہے اس کے الیکشن کے لیے پھر اگر نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہوئے تو اس کے لیے پھر حلقہ بندیاں بھی نہیں ہوں گی. اب یہ سیاسی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس بحران کو جو ہے وہ بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے. تو اس میں بہتر آپشن تو یہ ہے اگر تو اس کو سیاسی جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تو یا تو پرانی مردم شماری کے مطابق الیکشن پہ کنسنسس ہوگا، یا پھر نئی مردم شماری کے تحت جو حلقہ بندی ہے اس پہ جو ہے اگر الیکشن ہو تو پھر کنسنسس. اگر یہ نہ ہوا تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ پھر پرابلم جو ہے. لیکن ایک مسئلہ اور ہے نا، جہاں عام انتخابات کی رقم بھی چاہیے، پہلے ہی اکانومی کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، وہاں پہ اگر نئی مردم شماری عادل صاحب آپ کرواتے ہیں تو اس کے لیے بھی تو اربوں روپے چاہیے ہوں گے نا. دیکھیں حکومت آلریڈی ان کو 10 ارب روپے تو دے چکی ہے. اچھا، یہ 34 ارب روپے کا یہ پورا جو ہے وہ ہے، اور یہ 24 ارب ان کو جو ہے انہوں نے مزید دینا، جس میں سیکیورٹی کے معاملات ہیں. فوج چونکہ مردم شماری میں اس دفعہ فوج چونکہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے وہ فوج شریک نہیں ہوگی، فوج سیکیورٹی کے لیے موجود ہوگی. یعنی کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو انہوں نے چونکہ کوئی 16 سافٹ ویئر بنائے ہیں اور نادرا سے کوئی اسپیشل جو ہے وہ دی ہے سہولت ٹیب کی، جس کی وجہ سے اگر ایک بٹن 1 کلک کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی الرٹ جا سکتا ہے اور فوج جو ہے وہ الرٹ کے لیے وہاں پہ آتی ہے سیکیورٹی. بہت شکریہ عادل صاحب، بہت شکریہ. انتظامات بہت شکریہ. وہ ہمارے مرحوم پرویز مشرف صاحب کہتے تھے نا کیا کہ وی ول کراس دا برج when we reach it. جب پل کے پاس پہنچیں گے تو کراس بھی کر لیں، تو کراس بھی کر لیں گے. نہیں، پل تو آیا چاہتا ہے تو سی سی آئی فیصلہ کرے، پھر پل آیا چاہتا ہے. سی سی آئی کو فیصلہ کرنا چاہیے. اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر اندر یہ جو رولا ہے نا یقین پیدا کریں، یہ نمٹ جائے گا، کیونکہ انڈیا تو دے چکی سرکار کہ ہم نے التوا کرنا ہی کرنا ہے. بہرحال اچھا سر، 2 بڑے اہم معاملات ابھی باقی ہیں. ایک تو قومی اسمبلی میں جو قانون سازوں کی سنجیدگی کا حال ہے نا، اس کا مختصر سا نوحہ میں نے پڑھا بل ڈیٹ کی رپورٹ سر، بڑا مختصر سا. وجہ یہ ہے کہ سر کروڑوں روپے مسئلہ اس پہ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ٹائم ہمارے پاس وقت ہے. آپ یہ دیکھیے سر کہ جو اکتوبر میں اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا، 18 دن جاری رہا، 7 اکتوبر سے لے کے 24 اکتوبر تک. تو اس دوران جو ایوریج حاضری تھی اراکین قومی اسمبلی کو 30% ہے، صرف 30%. اور اس میں بھی یعنی وزیر اعظم جو ہیں ان تمام سیشنز میں ایک بار بھی تشریف نہیں لائے. جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ 3 بار انہوں نے تشریف لانے کی زحمت کی ہے. راجہ ریاض صاحب، جی راجہ ریاض صاحب. اور سر یہ 18 دنوں میں 432 گھنٹے بنتے ہیں، صرف 22 گھنٹے اور 20 منٹ کا اجلاس ہوا ہے، اور صرف 11 سیٹنگز ہوئی ہیں اصل میں، اور 2 سے زائد بار کورم کی نشاندہی کی پورا نہیں ہے، اور کئی بار تو اجلاس ہوا ہی نہیں ہے، اور 16 منٹ کا اجلاس بھی ہوا ہے. بنیادی بات کیا ہے؟ اور اس سے بھی خوفناک ایک صورت اور سنیے گا. جو پالیسی ایشوز ہیں ان پر ٹوٹل ٹائم جو صرف ہوا اس 45ویں اجلاس میں وہ 1 گھنٹہ 32 منٹ، لیکن جو نان پالیسی ایشوز ہیں ان پر 14 گھنٹے اور 27 منٹ صرف کیے ہمارے ان پارلیمنٹیرینز نے. اور یاد رہے کہ جو 2017 کا بجٹ تھا اسمبلی کا، اس کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک دن کا جو اجلاس ہے نا اس پر 2.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے، یعنی اب 4-5 کروڑ روپے بنتے ہوں گے. بات یہ ہے کہ کیونکہ حقیقی اپوزیشن جو ہے وہ تو ہے نہیں اسمبلی میں. ایک بیچاری دبلی پتلی
छोटी मोटी मौजूद है 15-20 सीटों की। अगर अपोजिशन तगड़ी हो, वहाँ मौजूद हो, है ही नहीं, हुकूमत को खौफ हो, और उसके बाद वजीर भी आते हैं, वजीर आज़म भी आते हैं, तैयारी भी होती है, इजलास में दिलचस्पी भी ली जाती। हर इजलास जो है वो 36 मिनट ताख़ीर से आपको मालूम है कि कोई है तो नहीं मुकाबले में, बस जो होगा पास हो जाएगा, हाथ खड़े कर लेंगे। और इनके जो अलाउंसेस हैं वो तो डिटेल में क्या डिस्कस अब तो करूंगा। ये भी निशानदेही नहीं कर रहा ना कोई कि कोरम नहीं पूरा, इसलिए कानून साजी हो रही है। जरूर बस अपोजिशन के बगैर ना रौनक नहीं होती है असेंबली में, इक़्तिदार वालों का दिल भी नहीं चाहता। आप पहले कुछ कुतुब का जिक्र करना चाह रहे हैं, फिर मैं अगले मौजू पे आता हूँ। यार ये जो हमारे है ना डॉक्टर सदाकत अली साहब, बड़े मशहूर माहिर नफ्सियात हैं जी, और ये जो मुनशियात के जो मरीज़ हैं उनका सदाकत क्लिनिक उसके सरबराह, और ये इन्होंने ये 3 किताबचे मुझे भिजवाए हैं। अनमोल मैनेजर के मीठे बोल, अनमोल माँ तगड़ी माँ, अनमोल बाप मीनारा नूर। यानी एक बाप मिसाली कैसे बनता है, एक मैनेजर जो है वो कैसे मीठे बोल से अपना मामला बेहतर करता है, नज़्म व नस्क बेहतर बनाता है, और एक अनमोल माँ जो तगड़ी माँ होती है किस तरह अपनी औलाद की परवरिश और तरबियत उम्दा करती है। काविश डॉक्टर साहब की, और कमाल की ये छोटे उम्दा छोटे काविश। किताबचे हैं, उम्दा काविश, कमाल के हैं, लोग इनको पढ़ें बिल्कुल ठीक है। और अपने बच्चों की परवरिश करें, अच्छे बाप बने, अब मैं प्रोग्राम अच्छी माँ बने, प्रोग्राम सर खत्म करने और से अच्छे मैनेजर बने। प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक बड़ा अहम मौजू है, उस पर तफसील से बात होगी आने वाले प्रोग्राम्स में। रेप की बढ़ती हुई वारदातें, गजब मैं खुदा तो का। हैरान हूँ और चाहे वो भाई, मोटरवे बस के अंदर वारदात जी, हुई है। मोटरवे का रेप केस हो, किसी सियाह के साथ वाकया पेश आया, F9 पाक इस्लामाबाद का वाकया, और उसके बाद मरी में एक बेवा जंगलात में उसके साथ ही ड्राइवर और हौलनाक- कंडक्टर ने जी, अपनी वो बच्ची को रोन डाला। इसका इलाज क्या है? इलाज ये सारे लोग खामोश हैं, गुंगनियां डाल के बैठे हुए। ये सराजुल हक, ये मौलाना फजलुर रहमान इन मामला तो क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते ये? इनको तो खसूसी अदालतें कायम होनी चाहिए। इन लोगों को तो फसाद फिल अर्ज के मुर्तकिब हैं, इनको फांसियां दी जाए, इनको जमीन इनसे पाक की जाए, और मेरे ख्याल 10-10 दिन 15-15 दिन में फैसले होने चाहिए। दिन रात अदालतें काम करें। इस सिलसिले में सियासतदान क्या करें? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये जो कानूनदान है हमारे, ये क्या कर रहे हैं? मैं ये बताया- बार एसोसिएशन नहीं, क्या मैंने कर रही बता दिया कानूनदान क्या कर रहे हैं, जो कानून साज है। सॉरी, है? ये चैलेंज असेंबली में है नहीं आते। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए, हमारी बच्चियों के लिए महफूज तरीन मुल्क होना चाहिए पाकिस्तान। सर, कब्र से निकाल कर अल्लाह माफ फरमाए। अल्लाह अब ये इनको F9 का जो वाक़या है, अज़ाब पूरा होगा, खुदा कैपिटल का जो है इस्लामाबाद, वो इससे हिलकर रह गया है। आप देखें, खवातीन अपने आप को पार्क्स में जाते हुए महफूज वानी महसूस कर रही। आप सऊदी हमारे अरब- वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो रिपोर्ट करें कि खवातीन पार्क्स में जाते हुए घबरा रही सऊदी हैं, अरब- कतरा रही हैं कि वो महफूज मुत्तहिदा नहीं है अरब वहाँ पर। अमारात, जी, कैसा कानून नाफिज है वहां, कर लें यहाँ भी। और पाकिस्तान में हमने पेशियों पे पेशियां, अदालतों पे अदालतें, अलाउंसेस पे अलाउंसेस, तनख्वाहों पे तनख्वाहें, फिर क्या होता? फीसों पे फीसें। जुर्म बढ़ता जा रहा है, जुर्म के पुष्टिबान बने हुए सारे। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये ये ऐसी अदालतें सिविल होनी- सोसाइटी, उलमाए कराम, कानूनदान, सियासतदान हरकत में आए खुदा के लिए। बिल्कुल ठीक है सर। आज का प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।